के स्टडी प्लान पर आज आप लोगों के लिए 25 नंबर का है जो आपका साइंस लेकर आए हैं, वो भी फिजिक्स का है, फिजिक्स से संबंधित है। उसी प्रकार से बारी बारी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका चलता रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आपका अगस्त में प्रस्तावित है एग्ज़ाम और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का। तो बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यह जो साइंस है वह कंसेप्ट पर आधारित है। इससे पहले आपको बता दूं कि यह कंसेप्ट अगर हमारे साथ जुड़कर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फ्री क्लास ऑफ वीडियो आपका लोड होता है 3 बजे से। आप वहां पर ऑफलाइन में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो साइंस उसमें पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, इसीलिए आप ज़रूर प्रयास करें। तो चलिए इसको देर ना करते हुए हम इसको है जो लगाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का है, चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ अगर हम जूल की बात में जानें तो यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त ऊष्मा से, लेटेंट हीट से क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से गैस में बदलने की जितने भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और यह गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो आपसे पूछा गया है कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका जूल प्रति केजी हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो देखिए बर्फ के अगर गलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक होता है, क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो पॉज करके आप आंसर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, देखिए दाब अगर बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक क्या होता है, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है या नहीं बदलता है। तो आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, फिलहाल हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ पर दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं जल में तो उसकी क्वथनांक भी बढ़ता है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर के बाद चौथे नंबर में लेके चलते हैं। चौथा नंबर आपसे कहा जा रहा है कि पहाड़ पर भोजन देर से बनता है, क्यों बनता है देर से। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए, वहाँ पानी जल्दी उबल जाता है। कहाँ पर, पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है जिसके कारण से भोजन देर से बनता है। तो आपका ये सटीक आंसर है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। समुद्र के नीचे जाने पर वायुदाब होता है। देखिए समुद्र के नीचे जाने पर वायुदाब क्या होता है, वायुदाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं वायुदाब बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो देखिए इसमें 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं आपको 536 के लमसम में भी दे सकता है, 536 याद रखेंगे, 536 भी कहीं कहीं पर दे लेता है, अप्रोक्सीमेट में है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। 7वां नंबर में कहा जा रहा है अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक। अभी बताए थे हम कि जब हम किसी चीज़ में अशुद्धि मिला देते हैं तो अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है यदि पृथ्वी की सतह पर तापमान T1 है ना डिग्री, यानी यदि पृथ्वी के सतह पर तापमान T1 डिग्री पर पानी उबलता है और पहाड़ पर T2 डिग्री पर ताप पर पानी उबलता है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए सही की बात कर रहा है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2।
T1 जो बड़ा होता है T2 से। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 नंबर में, धातुएं गर्म होती है। देखिए जितने भी धातु होते हैं वो किस विधि से गर्म होती हैं, तो वो होते हैं चालन विधि से। ऑप्शन नंबर ए, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, टीना, जितना भी धातु पृथ्वी पर है वो सभी धातुएं जो होती है गर्म होती है किस विधि से, चालन विधि से। चालन को कंडक्शन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें, द्रव और गैस किस विधि से गर्म होती है। द्रव और गैस कह रहा है कौन सी विधि से गर्म होता है, तो ये जो होता है संवहन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी द्रव है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव में कोई दे दिया तेल या फिर गैस में दे दिया है, किस विधि से गर्म होता है, तो ये सभी संवहन विधि से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से और याद रख लीजिएगा कि संवहन विधि में जो होता है कण का हस्तांतरण होते रहता है। कण का क्या होता है, हस्तांतरण होता है, ये याद रखना है। जबकि चालन विधि में कण का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर में कहा जा रहा है पृथ्वी गर्म होती है, तो पृथ्वी गर्म होती है संवहन विधि से। किस विधि से, संवहन विधि से। आपको यहाँ पर आंसर मानना है किस विधि से गर्म होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी गर्म होती है, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी गर्म होती है नहीं, संवहन विधि नहीं होगा, ये विकिरण की विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे इसको, क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है किस विधि से, विकिरण विधि से, या इसी को लघु विकिरण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा लघु विकिरण, तो आपको वो भी आंसर सही है। लघु विकिरण अगर दिया रहे तो वो भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला है वायुमंडल। ये जो होता है संवहन विधि से गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 13 नंबर में कहा जा रहा है कि चालन विधि के कौन सा कथन सही नहीं है, यानी चालन विधि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के कण हस्तांतरित होता है, बिल्कुल पदार्थ के कण हस्तांतरित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको कह रहा है नहीं चुनना है। पदार्थ के कण स्थानांतरित होती है, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, स्थानांतरित इसमें नहीं होती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा। देखिए चालन से फिर से समझ लीजिए, चालन में जो होता है ठोस पदार्थ जितने भी धातु होते हैं चालन विधि से गर्म होते हैं, और चालन में कण हस्तांतरित नहीं होता है। वही हम संवहन विधि की बात करें तो संवहन विधि में जो होता है द्रव और गैस संवहन विधि से गर्म होते हैं, और संवहन विधि में पदार्थ के कण स्थानांतरित होते हैं। वही विकिरण एक विधि आया था विकिरण विधि में, तो विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि किसी फ्रिज में ठंडा करने वाली मशीन लगाया जाता है, यानी उसमें मशीन जो रहता है फ्रिज में, तो ठंडा करने वाली मशीन कहाँ लगाया जाता है, फ्रिज के ऊपरी भाग में कि फ्रिज के बीच भाग में, फ्रिज के निचली भाग में, या फिर मशीन कहीं भी लगाया जा सकता है। अगर आपको कमेंट आंसर मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। देखिए अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज को जब भी लगाया जाएगा तो ये ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में लगाएगा तभी अंदर के तापमान को खींचकर वो बाहर करेगा। अगर नीचे में लगाएंगे तो फिर ऊपर बाहर करने में इसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात वह जल्दी नहीं ठंडा हो पाएगा। इसीलिए है जो फ्रिज को ऊपरी भाग में लगाया जाता है मशीन को। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 15 नंबर में देख लीजिए। 15 नंबर में कहा जा रहा है कि पंखा चलाने पर कमरे का तापमान, तो कमरे का तापमान पंखा चलाने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप सभी मारेंगे कि पंखा चलाने पर कमरे का तापमान कम जाता है, गलत है। पंखा चलाने के बाद जो है कमरे का तापमान बढ़ता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कमरे में जो है फ्रिज का दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से पंखा चलाने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए 16 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो किस विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सटीक आंसर होगा संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। नहीं वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्मस में किस विधि से ऊष्मा का संचरण को रोका जा सकता है। देखिए थर्मस मतलब होता है बोतल में, बोतल जो होता है मान लिया जाए ये बोतल है, और बोतल में जो है आप इसमें ऊष्मा के संचरण को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं,
तो इसमें जो है चालन विधि से भी रोका जाता है, संवहन विधि से भी रोका जाता है और विकिरण विधि से रोका जाता है। तीनों विधि इसमें सही है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी विधि से आपका रोका जा सकता है थर्मस में, संवहन विधि, चालन विधि और विकिरण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 18 नंबर में। 18 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी धातु का ताप 5 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अगले फिर 5 मिनट में वस्तु का तापमान क्या होगा। देखिए 5 मिनट में 80 से 70 माने 10 घट गया, तो फिर अगले मिनट में क्या हो जाएगा, तो अगले मिनट में जो हो जाएगा आपका 60 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 80 से अगर घट के 70 आया तो 70 से फिर घटेगा, तो मतलब 60 से कुछ ऊपर रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 60 डिग्री से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 19 नंबर में। 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी मित्र का चाय पर इंतजार, मतलब आप है जो मित्र को इनवाइट किए हैं, मित्र को, और आप कहें चाय पर बुलाए हैं उसको, तो है जो चाय पर इंतजार करेंगे, कब चाय बना के रेडी किए हुए हैं, तो क्या उसमें चीनी मिलाकर इंतजार करेंगे या फिर मित्र के आने के बाद चीनी मिलाएंगे उसकी इच्छा अनुसार, या फिर नमक मिलाकर चाय देंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, चीनी मिलाकर, क्योंकि अगर हम कप में चीनी मिलाकर रखते हैं, चाय गर्म है, तो उसके ठंडा होने में, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसी कारण से है जो चीनी मिलाकर, इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर कह रहा है काले रंग के वस्तु उष्मा के होते हैं, क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं, उत्सर्जक होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा, अवशोषक और उत्सर्जक, क्योंकि आप लोग पढ़े थे किरचॉफ का नियम में गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर पढ़े थे, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो काला रंग जो होता है अच्छा अवशोषक भी होता है और अच्छा उत्सर्जक, तो ये दोनों आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। चलिए 20 नंबर के बाद आपका 21 नंबर का क्वेश्चन लेके चलते हैं। 21 नंबर में कहा जा रहा है कि चाय बनाकर उजले रंग और काले रंग के कप में एक साथ डाला गया है, तो चाय पहले ठंडा होगा, किसमें है, मतलब इसमें समझ लीजिए कि 2 कप में चाय है, एक काला कप में है और एक उजला कप में है। एक कप है 2 और दोनों कप में चाय जो है डाल दिया गया है, इसमें भी चाय डाल दिया गया है, इसमें भी चाय डाल दिया गया है। कह रहा है पहले चाय ठंडा होगा, किसमें ठंडा होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अभी बताएं कि जो काले रंग जो होता है अवशोषक होता है और उत्सर्जक भी होता है। गुड ऑब्जर्वर इज गुड एमिटर, ये किरचॉफ के नियम को दर्शाता है, उसी पर आधारित है। तो ये काले रंग वाला जो होगा, काले रंग के कप में सबसे पहले ठंडा होगा, क्योंकि जितना जल्दी ये गर्म होगा उतना ही जल्दी ये ठंडा होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, इसका सही आंसर। एक कंसेप्ट पर आधारित है। अगर हमारे साथ जुड़कर आप कंसेप्ट पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ल्स और बॉयल के नियम से संबंधित है। चार्ल्स और बॉयल के नियम से संबंधित कह रहा है, तो पीवी बराबर आरटी होता है, इसमें पीवी बराबर आरटी, ये जो है चार्ल्स और बॉयल दोनों के नियम को दर्शाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भी समानुपाती होते हैं टी बाई भी उत्क्रमानुपाती होता है टी बाई पी। अगर पीवी हम समानुपाती करें तो टी का हो जाएगा, और पीवी को कहते हैं और टी को आरटी भी कहा जाता है, जहां आर एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो इसके आंसर जो होगा आपका पीवी बराबर आरटी, सटीक आंसर है। चार्ल्स और बॉयल का नियम, यहाँ बॉयल हो जाएगा, बॉयल के नियम से संबंधित ये दोनों हैं। 22 के बाद 23वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है, तो यह किस नियम पर आधारित है। 23 के कह रहा है किस नियम पर आधारित है, नियत दाब पर कह रहा है ना, नियत दाब और आयतन ताप के समानुपाती होता है। तो ये जो है चार्ल्स के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बराबर चार्ल्स का नियम दर्शाता है कि भी समानुपाती होता है किसका, टी का। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, अभी बताए थे गुड ऑब्जर्वर इज गुड एमिटर, इमीटर किस नियम को फॉलो करता है, तो अभी बताए थे किरचॉफ का नियम था, ऑप्शन नंबर, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 के बाद चलते हैं हम 25 नंबर के क्वेश्चन में, अंतिम क्वेश्चन है ये। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
यह किस नियम पर आधारित है? व्युत्क्रमानुपाती अगर पूछ दिया जाए तो ये बॉयल का नियम है। कि क्या किसका नियम? बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें 3 नियम पूछा जाता है बार बार, चार्ल्स, बॉयल और किरचॉफ का नियम। फिर से इसको हम डिटेल कर देते हैं। चार्ल्स का नियम देख लीजिए, नियत दाब पर किसी गैस के आयतन और ताप के जब समानुपाती होता है तो वो चार्ल्स का नियम होता है। बॉयल का नियम कहता है कि नियत ताप और किसी गैस के आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो बॉयल का नियम होता है। और वही जो होता है गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमिटर, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, तो वो कहलाता है किरचॉफ का नियम। ये तीनों नियम आपको याद रखना है। इसी के साथ आपका 25 नंबर का जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQ समाप्त होता है। फिर अगले हम दिन 25 नंबर का फिर आपका साइंस लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है हम आपके लिए रेडी करके लाते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में बेनिफिट दिलाए। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 नंबर के साइंस को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।